मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आपका डाउनिंग स्ट्रीट में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपने बाहर सड़क से तालियों की आवाज़ सुनी, आपको पूरे यूनाइटेड किंगडम का पूरा समर्थन प्राप्त है और हम यूक्रेन में आपके साथ खड़े हैं जब तक भी ज़रूरत हो। इस साल मार्च में हुई इस मुलाकात में स्टारमर, जो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जेलेंस्की से वादा किया कि यूक्रेन को यूनाइटेड किंगडम का पूरा समर्थन मिलेगा और आपके साथ खड़े रहने का हमारा अटल संकल्प, बिना डगमगाए हमारा संकल्प। उस दिन जेलेंस्की लंदन पहुंचे, ठीक व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ हुई एक विनाशकारी मुलाकात के बाद। भगवान आपको आशीर्वाद दें, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। हमें मत बताइए कि क्या महसूस करें, हम समस्या सुलझा रहे हैं। हमें मत बताओ क्या महसूस करें, मैं भी आपको नहीं बता रहा, क्योंकि आप उस स्थिति में नहीं हैं कि यह तय कर सकें। आप इस स्थिति में नहीं हैं कि तय कर सकें कि हम क्या महसूस करेंगे। उन्हें असली समर्थन की गारंटी वाले सहयोगियों की जरूरत थी और स्टारमर ने दिया। ब्रिटेन ने यूक्रेन को 2 अरब यूरो से ज्यादा का कर्ज देने की पेशकश की और स्टारमर ने यह नहीं बताया कि यूनाइटेड किंगडम रूस के खिलाफ कुछ और बड़ा कर रहा था। और सिर्फ कुछ महीनों बाद जुलाई में ये योजनाएं हकीकत बन गईं। यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन ने रूस पर अब तक का सबसे समन्वित और विनाशकारी आर्थिक हमला किया। यूक्रेन में न तो सैनिक भेजे गए और न ही हथियार। यह एक पूरी तरह से अलग युद्ध था जो महासागरों की छाया में लड़ा गया। यह समझने के लिए कि यह खामोश हमला युद्ध की दिशा कैसे बदल सकता है, आपको पुतिन का सबसे बड़ा राजनीति जानना को। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, दुनिया के महासागरों में फैले हुए 1000 से ज्यादा तेल टैंकर जहाज, पुराने जहाज जिन पर उन देशों के झंडे लगे हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। ऐसे जहाज जो कई दिनों तक रडार से गायब हो जाते हैं, जो कपड़े बदलने की तरह अपना नाम बदल लेते हैं, जो समुद्र के बीचों बीच किसी भी निगरानी से दूर तेल का ट्रांसफर करते हैं। यह रूस का भूतिया बेड़ा है। यह पुतिन की युद्ध मशीन को चलाए रखने वाली असली जीवन रेखा बन गई है। जब 2022 में पश्चिमी प्रतिबंधों ने कसना शुरू किया तो रूस को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जब दुनिया की प्रमुख समुद्री परिवहन और बीमा कंपनियों को उनके साथ काम करने से रोक दिया गया तो तेल बेचना कैसे जारी रखें? इस समस्या का जो हल उन्होंने निकाला वह सीधा था। उन्होंने जहाजों का एक गुप्त बेड़ा बना लिया। रूस ने सैकड़ों पुराने तेल टैंकर ले लिए, जिनमें से कई विडंबना यह है कि यूरोपीय कंपनियों द्वारा बेचे गए थे और उन्हें प्रतिबंधों से बचने की एक योजना में बदल दिया। इन जहाजों की उम्र 15 से 25 साल के बीच है। ये इतने पुराने हैं कि आसानी से नजरअंदाज किए जा सकते हैं, लेकिन अभी भी इतने काम करने लायक है कि रूस से एशिया तक की लंबी यात्राएं पूरी कर सके। यहां एक ऐसी बात है जो पूरी तरह से फर्क डालती है। ये रूसी जहाज रूसी झंडे के साथ नहीं चलते। ये ऐसे देशों के झंडे का इस्तेमाल करते हैं जहां निगरानी बहुत कम होती है। गैबोन, एक अफ्रीकी देश जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना, सबसे पसंदीदा बन गया है। रूसी तेल टैंकर को गैबोनी के रूप में फिर से रजिस्टर कर अफ्रीकी सा नया नाम दिया जा सकता है और उसे फर्जी दस्तावेज मिल सकते हैं जिससे उसकी असली पहचान का पता लगाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। समुद्र में ये जहाज छुपने के लिए हर संभव तरकीब अपनाते हैं। वे अपने ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद कर देते हैं, जो समुद्र में अपने मोबाइल के जीपीएस को बंद करने जैसा है, और कई दिनों या हफ्तों तक अदृश्य बने रहते हैं। जब वे फिर से दिखते हैं तो अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में जहाज से जहाज में तेल ट्रांसफर करते हैं। अचानक रूसी तेल गाबोनी तेल बन जाता है। दस्तावेजों में बीमा प्रणाली भी एक बहुत अच्छी तरह से बनाई गई जाल है। चूंकि वैध पश्चिमी बीमा कंपनियां इन ऑपरेशनों को कवर नहीं कर सकती, रूस ने अपना खुद का काला बीमा बाजार बना लिया है। रूसी कंपनियां और यहां तक कि कजाकिस्तान और किर्गिस्तान जैसे बिना समुद्री रास्ते वाले देश भी जादुई रूप से बड़े समुद्री बीमा प्रदाता बन गए हैं। रातों रात कवरेज बहुत कम है और अक्सर बेकार है।
लेकिन यह कम सख्त बंदरगाह अधिकारियों को धोखा देने के लिए जरूरी कागजात उपलब्ध कराता है। यह बेड़ा कुछ चौंकाने वाला दर्शाता है। यह दुनिया भर में तेल के समुद्री परिवहन का लगभग 17% है। आपको वैश्विक व्यापार का 17% अवैध तरीके से करना पड़ता है। यह दिखाता है कि आप इस ऑपरेशन पर कितने निर्भर हो गए हैं। लेकिन जुलाई 2025 में यही निर्भरता रूस के खिलाफ हो गई। यह यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन द्वारा समन्वित हमला अब तक के सभी हमलों से अलग था। यह सिर्फ और जहाजों को प्रतिबंध सूची में जोड़ना नहीं था, यह खेल के नियमों में एक बुनियादी बदलाव था। यूरोपीय यूनियन ने कुछ क्रांतिकारी पेश किया। रूसी तेल के लिए एक डायनामिक प्राइस कैप। पहले प्राइस कैप $60 प्रति बैरल पर तय थी। अब यह कीमत हर 6 महीने में अपने आप एडजस्ट हो जाती है और हमेशा मार्केट के औसत दाम से कम 15% नीचे रहती है। सितंबर में प्राइस कैप घटकर $47 और 60 सेंट प्रति बैरल हो गई। इससे वह स्थिति बनी जिसे विश्लेषक कीमतों की मौत की सर्पिल कहते हैं। यहां बताया गया है कि यह इतना विनाशकारी क्यों है। क्या रूस जटिल समझौतों के जरिए इस सीमा से बचने की कोशिश करता है या एशियाई खरीदारों को और भी ज्यादा छूट देने के लिए मजबूर हो जाता है? यूरोपीय संघ की सीमा स्वतः नीचे समायोजित होती है। जैसे यह प्रणाली खुद सीखती और अनुकूलित होती है। रूस से हर बार भागने की कोशिश पर यूनाइटेड किंगडम और भी आगे चला गया। सिर्फ जहाजों को निशाना बनाने के बजाय उन्होंने उन कंपनियों पर हमला किया जो पूरे सिस्टम को चलाती है। इंटरशिपिंग सर्विसेज किसिंग काम कर सर्विसेज, जो गैबोन के झंडे तले फैंटम फ्लीट के जहाजों को रजिस्टर करने वाली एक कंपनी है, उस पश्चिमी वित्तीय प्रणाली से बाहर कर दिया गया। एकमात्र कंपनी हर साल रूसी व्यापार में $10 अरब तक की सुविधा देती थी। संदेश साफ था, फर्क नहीं पड़ता आप लोग कहां छुपते हैं, हम आपको ढूंढ लेंगे। एक और वजह जो रूस को बहुत नुकसान पहुंचाती है वो है वो समय जब यह हमला किया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रतिबंध ठीक उसी समय लगे जब रूस एशिया के लिए सर्दियों के ईंधन परिवहन के उच्च सीजन में प्रवेश कर रहा था। 444 जहाज इन प्रतिबंधों से प्रभावित हुए, जिससे उन्हें बहुत लंबा रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा या वे सामान्य रूप से काम करने में असमर्थ हो गए। यह समझने के लिए कि ये प्रतिबंध इतने प्रभावी क्यों हैं, आपको रूसी ऑपरेशन के पीछे के आंकड़े देखने होंगे। ऐतिहासिक रूप से तेल और गैस से होने वाली आय रूस की संघीय आय का 30% से 50% तक हिस्सा रही है, जिससे हर साल $100 अरब से अधिक की कमाई होती है। अच्छे वर्षों में जब प्रतिबंध शुरू हुए तो आय में भारी गिरावट आई और खर्चे काफी बढ़ गए। एक अंदाजा लगाने के लिए रूसी तेल को एशिया ले जाना यूरोप के बजाय परिवहन लागत में प्रति बैरल $10 से $15 जोड़ देता है। एशियाई लोग जोखिम और अतिरिक्त खर्चों को जानते हुए भारी छूट की मांग करते हैं। रूस से भारत तक तेल ले जाने में लगभग 1 महीना लगता है, जो यूरोपीय गंतव्यों की तुलना में कहीं ज्यादा है, जहां सिर्फ कुछ ही दिन लगते हैं। प्रति बैरल अतिरिक्त लागत का $1 रूस के लिए रोजाना $5 मिलियन की खोई हुई आय में बदल जाता है, जो उसके लगभग 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन के निर्यात के हिसाब से है। ये खर्चे जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, रूसी युद्ध धन में लगातार खून बहने जैसा है, और इसका असर उस जगह पर दिख रहा है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, जेब में। 2025 का बजट देश को पूरी तरह से सर्वाइवल मोड में दिखाता है। सैन्य खर्च लगभग 1/3 संघीय बजट को खा जाता है, जो लगभग $142 अरब है। राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून प्रवर्तन के साथ मिलाकर रक्षा खर्च सभी संघीय खर्चों का 40% से अधिक है। यह अर्थव्यवस्था का सैन्यीकरण का एक ऐसा स्तर है जो इतिहास में अभूतपूर्व है। अर्थव्यवस्था को संरचनात्मक रूप से विकृत किया जा रहा है, जिसे केवल सैन्य उत्पादन के लिए ही अनुकूलित किया जा रहा है।
अगर आप देखें तो जब रक्षा क्षेत्र से बाहर की बात आती है तो बुनियादी ढांचे में निवेश लगभग ढह गया है। शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियां गंभीर बजट कटौती का सामना कर रही हैं। यहाँ एक विवरण है जो इस स्थिति को उजागर करता है। रूस की बेरोजगारी दर सिर्फ 2.3% पर आ गई है, जो 1991 के बाद से सबसे कम रिकॉर्ड है। यह कागज पर अच्छा लग सकता है, लेकिन असलियत में इसका मतलब है कि उन्हें लोगों को काम पर रखने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं। वे लगातार कम होते जा रहे श्रमिकों के समूह के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, खासकर जब रूस लगातार पुरुषों को सेना में बुला रहा है और मध्यम वर्गीय परिवार देश छोड़कर भाग रहे हैं। अर्थव्यवस्था, वह सोचता था कि दूसरी तरफ उसके खिलाफ खास तौर पर एक तकनीकी युद्ध तैयार किया जा रहा है। शायद यह पूरी कहानी का सबसे प्रभावशाली हिस्सा है। कल्पना कीजिए, रूस इन जहाजों को छुपाने के लिए हर संभव चाल अपना रहा है। वे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बंद कर देते हैं, नाम बदल देते हैं और समुद्र के बीच में तेल ट्रांसफर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यूनाइटेड किंगडम और यूरोप ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे टेमिप कर रहे हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है, ताकि वे इन जहाजों में से हर एक को ढूंढ सके। पश्चिमी देशों का गुप्त हथियार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने ऐसे कंप्यूटर सिस्टम बनाए हैं जो एक ही समय में हजारों जानकारियों का विश्लेषण कर सकते हैं, यह पता लगाने के लिए कि हर जहाज कहां है और क्या कर रहा है। और जिस तरह से वे काम करते हैं वह काफी दिलचस्प है। पहले वे सैटेलाइट तस्वीरें देखते हैं, लेकिन यही सब नहीं है। वे जहाजों द्वारा उत्पन्न की गई गर्मी और पानी में उनके द्वारा बनाई गई लहरों का पता लगाने में सक्षम है। यहां तक कि अगर कोई रूसी जहाज अपनी लोकेशन झूठ बोल रहा हो और कहे कि वह किसी जगह पर है, लेकिन डेटा दिखाता है कि यह असंभव है, कंप्यूटर उसी समय पकड़ लेता है। यूनाइटेड किंगडम ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है नॉर्डिक वार्डन, जो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। यूरोप के समुद्रों में 22 महत्वपूर्ण क्षेत्रों की निगरानी करना। यह सिस्टम वहां से गुजरने वाले हर जहाज को जोखिम का एक स्कोर देता है। अगर कोई जहाज संदिग्ध लगता है तो यह अपने आप अलर्ट जारी कर देता है कई देशों के लिए। इसी समय रूसी लोग और भी ज्यादा हताश तरीकों से खुद को ढालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जहाज अब एक साथ कई नकली ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम उपकरण ले जा रहे हैं। अन्य झूठी जानकारी भेजने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि वे कहां हैं। सबसे उन्नत जहाज तो समुद्र में रहते हुए अपनी पहचान भी दूसरे जहाजों से बदल लेते हैं। लेकिन इससे रूस के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। हर बार जब वे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो वे कंप्यूटरों के लिए और भी ज्यादा सुराग छोड़ जाते हैं। यह वैसा ही है जैसे रेत में पैरों के निशान मिटाने की कोशिश में और निशान बन जाते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अलग अलग उपग्रहों से मिली जानकारी की तुलना कर सकती है और पता लगा सकती है कि कब कोई झूठ बोल रहा है। तकनीक झूठ को हरा रही है और यह पुतिन के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द बन गया है, क्योंकि इस तकनीकी दबाव के कारण रूस ने अपने मुख्य ग्राहक भी खो दिए हैं। जब से प्रतिबंध शुरू हुए, यूरोप ने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। अब जो खरीद रहे हैं वे मुख्य रूप से चीन और भारत है, जो एक तटस्थ स्थिति में रहे और छूट पर रूसी तेल खरीदकर मुनाफा कमाया। लेकिन जुलाई में सब कुछ बदल गया। पहली बार यूरोप ने सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि रूस की मदद करने वालों पर भी हमला किया। एक रूसी कंपनी द्वारा नियंत्रित भारतीय रिफाइनरी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। चीन के बैंक जो रूसी भुगतानों को आसान बना रहे थे, उन्हें भी सजा दी गई। संदेश साफ था, अगर आप रूस की मदद करना चाहते हैं तो आपको भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके साथ ही रूस के लिए लागतें तेजी से बढ़ रही हैं। कीमत की सीमा जो अपने आप समायोजित हो जाती है, खास तौर पर प्रभावी है। हर बार जब रूस तेल के लिए ज्यादा कीमत वसूलने की कोशिश करता है तो सीमा अपने आप नीचे आ जाती है। यह एक ऐसे जाल की तरह है जो हर बार और ज्यादा कसता जाता है। ब्रिटिश सरकार का अनुमान है कि 2022 से रूस की तेल और गैस से होने वाली आमदनी 1/3 से भी ज्यादा गिर गई है। मई 2025 में रूस की तेल से होने वाली आमदनी सिर्फ $12.6 अरब तक पहुंची।
यह आक्रमण के बाद सबसे बुरा नतीजा है। यह एक श्रृंखलाबद्ध और विनाशकारी प्रभाव है। रूस को सिर्फ सिस्टम को चालू रखने के लिए ही लगातार ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और यह सिस्टम तो वैसे भी अपनी प्रकृति में अक्षम है। मुद्दा अब यह नहीं कि ये प्रतिबंध काम करेंगे या नहीं, बल्कि यह है कि ये कितनी जल्दी असर दिखाएंगे। और इस लिहाज से भूतिया बेड़े के लिए संभावनाएं अच्छी नहीं है। पता लगाने की तकनीक लगातार बेहतर होती जा रही है, जहाज लगातार पुराने और समस्याग्रस्त होते जा रहे हैं, और लागतें लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बेड़े को चालू रखने का खर्च बेचे गए तेल के मुनाफे से ज्यादा हो गया तो पूरा सिस्टम ढह जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार पुतिन को ठीक वही दबाव महसूस हो रहा है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, जेब में। शायद यही वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जो स्टारमर के दिमाग में था जब उन्होंने मार्च की उस बैठक में यूक्रेन को पूरा समर्थन देने का वादा किया था। यह दबाव, लगता है कि यह तो बस शुरू ही हुआ है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं, इस भूतिया बेड़े के खिलाफ शांत युद्ध का कौन सा पहलू आपको सबसे प्रभावित करता है? अपना जवाब कमेंट करें। अगर यह सामग्री आपके लिए उपयोगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।